कहते हैं नारी इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना है। स्त्री ने अपने होने भर से इस दुनिया में जो रंग भरा है वो बेहद ही गाढ़ा और चटकीला है। प्रेम, दया, त्याग, समर्पण, करुणा, ममता, वात्सल्य, इन सब की प्रतिमूर्ति इन महिलाओं ने जब भी अवसर आया तो अपने साहस, हुनर, जोश, जुनून और बहादुरी का भी लोहा मनवाया है। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने हैरत अंगेज कारनामे और अपने समर्पण से एक नई मिसाल पेश की और इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। जिन्होंने दिखा दिया कि कामयाबी सिर्फ पुरुषों की जागीर नहीं, उस पर उनका भी उतना ही हक है। हर किसी का जो सपने देखता है और जिसे खुद पर सागर सा अथाह भरोसा है। बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने अपने हुनर से बनाई अपनी पहचान और अपनी कामयाबी से आसमान तक पर लिख दिया अपना नाम, जो उनके जैसी कई दूसरी लड़कियों को आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रेरित करती रहेंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी भी महिलाओं की बात करेंगे जिन्होंने अपने सहयोग और समर्पण से पुरुषों को भी कामयाबी दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। कहते हैं हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो इस कड़ी में उन महिलाओं की बात भी होगी। साथ ही जानेंगे इन महिलाओं से जुड़े कई दिलचस्प किस्से और इंस्पायरिंग बातें जिसे सुनकर आप भी कहेंगे नारी तुझे सलाम। इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी एवं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति के बारे में। उद्योग जगत में सफलता की नई कहानी लिखने वाली IT कंपनी इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा सुधा मूर्ति का जीवन मेहनत और मशक्कत की अद्भुत कहानी है। एक महान लक्ष्य और फिर उस लक्ष्य को हासिल करने की कवायद में तो शायद पूरी दुनिया ही लगी है, पर सादगी और उदारता के साथ एक मेहनतकश जिंदगी जीकर भी जो मिसाल बन जाए, वो शख्सियत है सुधा मूर्ति। इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी से ऊपर अब खुद सुधा मूर्ति अपनी एक अलग मजबूत पहचान रखती हैं, जिसका कद शायद किसी भी कंपनी के मालिक से ज्यादा है। 19 अगस्त 1950 में उत्तरी कर्नाटक में शिगांव में कुलकर्णी परिवार में जन्मी सुधा लीक से हटकर चलने की अदा उनमें बचपन से ही थी। 1960 में 600 बच्चों की इंजीनियरिंग की क्लास में 599 लड़कों के बीच सुधा इकलौती और पहली लड़की थी। उन्हें कॉलेज में एडमिशन भी मिला तो 3 शर्तों पे। पहली ये कि 4 साल तक साड़ी पहनकर कॉलेज आना होगा। दूसरी शर्त थी कि कॉलेज की कैंटीन से दूर ही रहना होगा और तीसरी और सबसे मुश्किल शर्त, लड़कों से बात नहीं करनी होगी। सुधा अक्सर इस वाक्य का जिक्र करते हुए बताती हैं कि पहली 2 शर्तें तो पूरी हो गईं, लेकिन तीसरी शर्त खुद उनके कॉलेज के लड़कों ने पूरी नहीं होने दी। जैसे ही सुधा ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया, सारे लड़के खुद उनसे बात करने आने लगे। इंजीनियरिंग में पूरे राज्य में टॉप करके कर्नाटक के मुख्यमंत्री के हाथों इस उपलब्धि के लिए सिल्वर मेडल लेने वाली, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री में गोल्ड मेडल लेने वाली सुधा आज एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, एक संवेदनशील शिक्षक और एक अत्यंत कुशल और बहुचर्चित लेखिका है। उनका एक साहसी कदम जो अब एक दिलचस्प और प्रेरणा देने वाला किस्सा है, वो रहा जब उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद JRD टाटा को एक पोस्ट कार्ड लिख दिया था। हुआ यूं कि तब सुधा टाटा के ही एक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने वाली अकेली लड़की थी और विदेश जाकर कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट करने की सोच रही थी। एक दिन बस यूं ही उन्होंने कैंपस में नोटिस बोर्ड पर टाटा मोटर्स का एक विज्ञापन देखा, जिसकी शुरुआत में लिखा था कि कंपनी को शानदार एकेडमिक बैकग्राउंड वाले यंग, मेहनती और अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। और इसी एड में नीचे लिखा था, महिला कैंडिडेट्स अप्लाई ना करें। यूं खुलेआम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग भेद के बारे में पढ़कर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा वो अपनी क्लास में अव्वल आई हैं और इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं,
पर अप्लाई इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो एक महिला है। हालांकि उस वक्त उन्हें इस नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करना था, पर उन्होंने इसे चैलेंज के तौर पर ले लिया और टेल्को के टॉप मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखने का फैसला कर लिया। एक पोस्ट कार्ड उठाया और लिख डाली चिट्ठी। पोस्ट कार्ड पर जो उन्होंने लिखा वो यह था, महान टाटा ने हमेशा मील के पत्थर स्थापित किए हैं। टाटा ने हिंदुस्तान में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी की है। लोहा, स्टील, केमिकल, टेक्सटाइल और लोकोमोटिव के क्षेत्र में टाटा का काम काबिले तारीफ है। हायर एजुकेशन में टाटा साल 1900 से ही है। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को खड़ा किया है। सौभाग्य से मैं इसी में पढ़ी हूँ। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी जेंडर के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकती है। इस चिट्ठी को पोस्ट करके सुधा भूल गई, लेकिन पोस्ट करने के 10 दिन बाद उन्हें एक टेलीग्राम मिला जिसमें उन्हें कंपनी के खर्चे पर इंटरव्यू के लिए पुणे बुलाया गया था। इंटरव्यू के कमरे में दाखिल होते ही उनके कानों में आवाज आई, यही लड़की है जिसने जेआरडी को चिट्ठी लिखी है। ये सुनते ही उनका सारा डर खत्म हो गया और इंटरव्यू धुआंधार हुआ। खैर, इंटरव्यू हुआ और सुधा के सभी जवाब बेहद कॉन्फिडेंस भरे निकले और उन्हें उसी कंपनी में पहली महिला इंजीनियर के तौर पर नियुक्त होने का सौभाग्य भी मिला। सुधा जेआरडी को बहुत मानती हैं, जिन्होंने एक साधारण से स्टूडेंट के पोस्टकार्ड को इतनी गंभीरता से लिया और कंपनी के दरवाजे महिलाओं के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। सुधा जब पुणे में जॉब कर रही थी तो उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई। शादी से पहले नारायण के पास कुछ खास पैसे नहीं होते थे, तो सुधा उन्हें उधार दिया करती थी और एक एक पैसे का हिसाब एक कॉपी में लिखा करती थी, जो कि उस समय कुछ 4000 रुपए का हो गया था। नारायण मूर्ति ने उनसे वादा किया था कि वो ये पैसे नौकरी करने के बाद उन्हें लौटा देंगे। बाद में जब उन दोनों की शादी हुई तो सुधा ने ये हिसाब की कॉपी फाड़ दी थी। शादी के कुछ समय बाद नारायण मूर्ति ने सुधा के सामने अपने खुद का कारोबार करने की इच्छा जताई, लेकिन इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। सुधा ने एक बार फिर उनकी मदद करी। उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए पूरे 3 साल का टाइम तो दिया ही और 3 साल तक घर का खर्च भी संभाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय उनके पास कुछ 10,000 रुपए जमा थे, जो उन्होंने नारायण मूर्ति को दिए और उनसे बिजनेस शुरू करने को कहा। और उस छोटी सी प्रारंभिक राशि से आज की इतनी बड़ी कंपनी इन्फोसिस का जन्म हुआ। नारायण मूर्ति ने जब अपने घर को इन्फोसिस का दफ्तर बनाया तो सुधा ने सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर नौकरी करी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इन्फोसिस के लिए कुक, क्लर्क और प्रोग्रामर का भी काम किया। इन्फोसिस में काम करते करते सुधा ने इन्फोसिस फाउंडेशन शुरू किया और सोशल वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। समाज के दबे कुचले तबके के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण काम किए। कई स्कूल चलाए, महिलाओं के लिए काम किया। स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अभूतपूर्व माना जाता है। हालांकि वह सुर्खियों में आने से बचती हैं, लेकिन समाज की सेवा के प्रति किया गया उनका काम, उनका बेहद लोकप्रिय होता साहित्य खुद ब खुद उनकी महानता को बखान करता है। सुधा मूर्ति की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर तरह का पाठ है। इसमें सरलता की सीख है, समाज के लिए काम करने का जज्बा है और कुरीतियों से लड़ने की हिम्मत है। सुधा मूर्ति एक बेहद प्रभावशाली लेखिका भी हैं और उन्होंने आम आदमी की पीड़ाओं को अभिव्यक्ति देते हुए अनेकों उपन्यास लिखे हैं। इन सभी उपन्यासों में महिला किरदारों को बेहद मजबूत और सिद्धांतों पर अडिग दर्शाया गया है। साल 2006 में सुधा को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया और सत्यभामा विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन सुधा मूर्ति की हस्ती इतनी विशाल है कि सभी पुरस्कार उनके सामने छोटे नजर आते हैं। सादा सी साड़ी और चेहरे पर सदा खिली हुई मुस्कान लिए सुधा आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यदि कोई महिला चाहे तो अपने पति के विशाल व्यक्तित्व की परछाई के नीचे दबने के बजाय अपना एक अलग व्यक्तित्व, अलग पहचान गढ़ सकती है। इस दमदार शख्सियत सुधा मूर्ति को सलाम।